अस्सलाम वालेकुम, वेलकम जी। आज अदनान भाई हमारे घर आए हैं जी, बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। वेलकम करते हैं इनको। और आप सब इनको जानते होंगे, लिविंग इन तुर्की, चनाकले में हमारे साथ थे और अभी हम बुरसा शिफ्ट हुए, तो बुरसा हमारे घर आए हुए हैं। और आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंटरव्यू है, तो सब लोगों ने जो है वो साथ रहना है। आज अदनान भाई से आंसर क्वेश्चन सेशन है। बिल्कुल, वीडियो में हमारे साथ रहिए और मुकम्मल देखिएगा वीडियो लाजमी। आज बड़ा मजा आने वाला है। हम लोग बड़ा डिस्कस करेंगे सारा चनाकले के बारे में, बुरसा के बारे में, वसीम भाई बुरसा शिफ्ट हुए कैसे, क्यों, हर चीज आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मुकम्मल देखिएगा वीडियो को। चले जी, आ जाए। बिल्कुल। और आज आपसे इम्पोर्टेंट आंसर क्वेश्चन करने थे जो व्यूवर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। और आप चूँकि इन टच रहते हैं मुख्तलिफ हवाले से, तो इसलिए आपको बेहतर इन्फॉर्मेशन होगी। तो सबसे पहले ये बताएं कि आजकल जो फैमिलीज़ जो हैं वो तुर्की अगर आना चाह रहे हैं तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ जी, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त आप बात पूछ रहे हैं। बिल्कुल, देखें, हमारी ये डिस्कशन आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। हमारा तो चले कोई फ़ायदा नुकसान नहीं है, लेकिन बहुत से जो नए लोग आना चाहते हैं वो हमारी गपशप सुन के तो उनको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। आपने बड़ा अच्छा टॉपिक रखा है। फैमिलीज़ देखें जो आना चाह रही हैं, मैं बार बार सबको यही कह रहा हूँ कि सख्ती बहुत ज़्यादा हो गई है, हालात बहुत टाइट हो गए। यानी कि आज से हम 6 महीने, ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं करते, आज से हम 6 महीने पीछे जाएँ तो वो हालात भी नहीं है। तो 4-5 साल पुरानी वाली तो बात आप सोचा ही ना। महंगाई की तरफ जाएं तो उसका कोई हाल नहीं है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का कंक्लूजन निकाल के मैं यही कहूँगा कि वही लोग आ सकते हैं या उन्हीं लोगों को आना चाहिए जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, ठीक है। तुर्की इस टाइम बिल्कुल भी ऐसे जो मीडियम, हमारा मीडियम तबका, लो तबका तो खैर मैं कह ही नहीं रहा, जो मीडियम तबका है उनको भी लेने पे राजी नहीं है। मतलब आप आते हैं, एक फैमिली आती है 4 लोगों की, 5 लोगों की, तो वो आपके साथ ही ऐसी शर्त रख देते हैं आपको कि भाई आप $5-5 हज़ार पहले हमें पर पर्सन के हिसाब से $5-5 हज़ार पर पर्सन के हिसाब से हमारे इधर तुर्की के अकाउंट में रखें। फिजिकली, ये भी नहीं कि पाकिस्तान की स्टेटमेंट दिखा दें, फिजिकली यहाँ हमारे अकाउंट में रखें, अपने नाम पे अकाउंट, बैंक अकाउंट खोलें, उसमें पैसे रखें, ला के हमें दिखाएं। और अगर आप कर सकते हैं 2-4 दिन के अंदर, हफ्ते 10 दिन के अंदर, महीने के अंदर, तो ठीक है, हम आपको TRC जो रेजिडेंस है यहाँ का वो दे देते हैं, टेम्परेरी रेजिडेंस। तो अब खुद सोचें कि कौन कर सकता है। हर कोई बंदा, एक 4-5 लोगों की फैमिली है, वो 3-4 लाख लीरा ऐसे हाथ में तो नहीं लेके फिर रहा है ना कि वो बोले कि ठीक है भाई ये ले, मेरे पास फालतू थे, मैं 10 लाख लेके आया था, 3 लाख आप अकाउंट में रख लें, 3-4 महीने 6 महीने के लिए बाउंड भी कर लें, कोई मसला नहीं। तो इसलिए सिंपल सी बात है, उनकी बात समझना है। उन्होंने आपको ये तो नहीं करना, नहीं भाई हमें जो है ना, जो जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा वो लोग आ जाए और जिनके पास पैसा नहीं है वो उधर ही रहे। उन्होंने तो कोई ना कोई ऐसा पंगा लेना है, जिस तरह प्रॉपर्टी की बात की कि भाई बड़े शहरों में $75 हज़ार की प्रॉपर्टी लें तो TRC रिन्यू होगा। ये मकसद क्या है इन चीजों का? मकसद वही है कि भाई जो पैसे वाले लोग हैं वो तो चलो यहाँ रह सकेंगे, और जो मीडियम तबका है, लो तबका है, वो नहीं रह सकेगा। जिस तरह पहले तो हर कोई आ रहा था, जिसके पास 8-10 लाख है, पाकिस्तान में भूखेगा, मैं वीजा लगवाऊंगा, टिकट लूंगा तो चलो चला जाऊंगा। तो उनकी बहुत सी फैमिली थी जिनको मैं जानता हूँ, मेरे पास आई। हालांकि उनके इतने सोर्सेज नहीं कि वो यहाँ आते साथ ही 2-4 लाख का अपार्टमेंट भी ले सके, लेकिन ये फिर भी चलो कुछ ने सर्वाइव भी करना शुरू किया, कुछ ने कोई ना कोई काम भी ढूंढ लिया। तो मतलब बहुत लोग है, लेकिन अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब वो आपको स्टार्ट में ही ऐसी शर्त लगा देंगे कि यहाँ तो आप हफ्ता 10 दिन के लिए जो आए घूम फिर के वापस चले जाएंगे, तो यहाँ आप जो है अगर आपके पास है तो आप यहाँ रहेंगे। तो अब इसी बात है, अगर तो आपने घूम फिर के जाना है वापस, तो फिर तो अगर तो आप सैर करने आ रहे हैं तो 100-20 मिल आ जाए। लेकिन अगर आपके पास है ही एक लिमिटेड से फंड, आपके पास है ही 10-15-20 लाख, और तो आप फिर वो तो आपका वापसी जाते जाते घर तक वो भी खत्म हो जाएगा ना। आपकी टिकटें देखें इतनी महंगी टिकटें लग जाएंगी, और रहने के खर्चे, इधर तो घूमने फिरने के खर्चे, तो वो तो आपका गया। तो इस तरह का बंदा जिसकी सारी जमा पूंजी 15-20 लाख रुपया है, वो इतना बड़ा स्टेप ना ले, क्योंकि वो अभी यहाँ सेट नहीं हो सकते। और महंगाई की तरफ जाए तो आप कुछ पूछे ही ना, 5-5 गुना चीजों के रेट्स इतने बढ़ चुके हैं जिसका हिसाब नहीं, वो आम बंदा वैसे नहीं सर्वाइव कर सकता
कि बंदा कहे मुझे पीछे से थोड़े से आते रहेंगे और मैं खाता रहूंगा, वो भी पॉसिबल नहीं। तो हालात बहुत टफ है, इस हिसाब से बहुत टफ है। इसका मतलब ये है कि जो लोग मतलब सिर्फ टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आना चाहते हैं, सैर की वापस चले गए, वो ठीक है, वो तो लेकिन सेटलमेंट के लिए यानी ना सोचें, अगर अच्छे रिसोर्सेज या सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो बिल्कुल, ये बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल, सोर्स ऑफ इनकम जो है ना होना आपका लाजमी बहुत जरूरी है। अगर तो आपको पहले ही होता था कि चलो पाकिस्तानी ₹1,00,000 भी है, आपका मंथली इनकम आ रही, किसी को पेंशन आ रही, किसी का किराया आ रहा है, तो काम जल जाता था। अब ₹1,00,000 भी यहाँ पर कुछ नहीं, ₹1,00,000 जो है तकरीबन 10,000 लीरा भी नहीं बनता। तो 10,000 लीरे में भी आजकल यहाँ घर का खर्चा नहीं चलता, 4-4, 5-5 हजार लीरा घर के किराए हैं, फिर बिल हैं, फिर और ग्रोसरी, महंगाई इतनी ज्यादा है। एक नॉर्मल सी फैमिली के लिए कम से कम 12-12 हजार, 15-15 हजार लीरा, क्योंकि और भी आपकी फैमिली के दूसरे खर्चे होते हैं, बच्चों की शॉपिंग होती है, उनकी पढ़ाई में एजुकेशन के खर्चे, उनके गारमेंट्स परचेज करना, ये वो चीजें, तो बहुत सी चीजें हैं, ट्रांसपोर्ट है, टैक्सी। आप खुद सोचेंगे टैक्सी जो पहले 25-30 लीरा यहाँ बनता था, अब 100-150 लीरा बनता है। तो ये सारी चीजें मतलब बहुत ज्यादा हर तरफ महंगाई हो गई है। और इसके अलावा अभी जिस तरह मसलन फर्ज करें कोई बंदा फैमिली यहाँ पे आ जाते हैं, तो उनके लिए ये होता है कि अगर वो TRC अप्लाई करते हैं तो वो तो आपने डिटेल में बता दिया कि वो पैसों की और मुख्तलिफ शराइत बीच में रख देते हैं। प्रोसीजर तो TRC का वही है, डॉक्यूमेंटेशन तो वो पहले की तरह ही ले रहे हैं, लेकिन आपको सिर्फ ऐसे कोई ना कोई आपसे ऐसी चीज मांग लेंगे कि जहां तो आप प्रोवाइड नहीं कर सकें और आप वापस चले जाएं। उनको भी वो साफ इनकार इसलिए नहीं करेंगे कि मतलब TRC चूंकि बंद नहीं की तो इसलिए वो आपको कह नहीं सकते हम आपको TRC नहीं देंगे। तो TRC दे कितना रहे हैं जो नए लोग आ रहे हैं? ये तो बिल्कुल उनके ऊपर डिपेंड करता है और वेरी करता है कि किसी एरिया में 6-6 महीने का दे रहे हैं, किसी एरिया में 3-3 महीने का भी दे रहे हैं, कुछ जगहों पे साल का भी दे देते हैं। फिर डिपेंड करता है, कुछ एरिया से रिजेक्शन ज्यादा हो रही होती है तो वहां बहुत से लोगों के रिजेक्ट भी कर देते हैं, और कुछ एरियाज में रिजेक्ट तो नहीं करते लेकिन टाइम पीरियड शॉर्ट दे देते हैं आपको सिर्फ देखने के लिए। जिस तरह ये आपने रिजेक्शन की बात की है, तो ये भी कुछ टाइम से चला था कि कुछ एरिया इन्होंने पक्के ही रिस्ट्रिक्ट कर दिए हैं कि उन एरियाज में नहीं मिलेंगे। उस बारे में थोड़ा सा व्यूअर्स के लिए ब्रीफ कर दें कि वो क्या मसला है, क्या मामला वो है? तो जो है ना, इन्होंने एक ऐसे मतलब समझेंगे, एक ये चीज देख रहे हैं कि हमारे जो भी फॉरेनर्स आ रहे हैं वो किसी भी एक जगह पे अपनी मोनोपोली ना बना लें, यानी कि इस्तांबुल को लेके ये ना हो कि इस्तांबुल में 100% सिर्फ फॉरेनर्स ही हो गए हैं। पता नहीं उनको किस चीज का डर है कि फॉरेनर्स इकट्ठे होकर उनका वो हिस्सा जो है मुल्क का वो ले जाएंगे या क्या होगा, लेकिन है वो नहीं चाहते कि कहीं पर भी उनकी मोनोपोली फॉरेनर्स की बने। वो उन्होंने अब क्या मतलब लॉ निकाल दिया कि भाई एक 20% 25% से ज्यादा फॉरेनर कहीं पर भी नहीं हो सकते। अब इस वजह से उन्होंने एरियाज के मोहल्लों के नाम डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिए, लिस्ट बनानी शुरू कर दी है कि भाई इस एरिया में इस मोहल्ले में 20-25% हो गए हैं, अब इसको बंद कर दें। अगर आप उस मोहल्ले का रेंट एग्रीमेंट, नोटराइज बेशक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट लेके जाएंगे तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि नहीं इस मोहल्ले में आप नहीं घर ले सकते, रह सकते, किराए का भी नहीं ले सकते। अपना तो है चलो बात की बात है, आप किराए का भी नहीं ले सकते, या अगर आप मतलब लगाएंगे तो ऑब्वियसली बात है रिजेक्ट हो जाएगा वहां से, क्योंकि सिंपल सी आपकी ये रीजन निकल आएगी कि ऑलरेडी वहां पर जो है वो फॉरेनर जो है वो ज्यादा है, तो हम मजीद वहां TRC नहीं दे सकते। तो वो तो चले है, एक लिस्ट आपको मिल जाएगी, आपको पता चल जाएगा, आप इंफॉर्मेशन ले लेंगे हाँ भाई इस मोहल्ले में हम घर ले सकते हैं कि नहीं, तो वो तो आप पूछ लेंगे, चलो जहां ले सकते हैं वहां ले लेंगे। तो वो लिस्ट साथ साथ चेंज होती रहती है, उसमें हम कोई फिक्स नहीं कर सकते कि वो उसमें पूरा इस्तांबुल शामिल नहीं है, पूरा कोई बुरसा शामिल नहीं है, लेकिन उसमें हर शहर के कुछ एरिया शामिल है। जब सारे मोहल्ले हो जाएंगे ऑब्वियसली बात है वो टोटल सिटी बंद हो जाएगा, ठीक है। तो वो तो एक लिस्ट है, वो तो मिल जाएगी आपको, ऑनलाइन भी मिल जाती है, उसको छोड़ दें आप, जहां पर जिस मोहल्ले में रिस्ट्रिक्शन नहीं है वहां पर ले लें, क्योंकि उन्होंने बस परसेंटेज रखनी है कि भाई 80% लोग हमारे लोकल हों और 20% फॉरेनर हों, तो फिर चलो ठीक है, वो एक्सेप्टेबल है, उनको मसला नहीं, ठीक हो गया। और कुछ दोस्तों ने मुझसे भी रब्ता किया कि यहाँ पे अगर वो आते हैं तो आने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज और काम बिजनेस अपना स्टार्ट करने के ये दो मतलब पॉइंट हो गए हैं कि अगर कोई आता है तो वो जॉब ले सकता है, नहीं ले सकता, उसमें क्या हर्डल्स आ सकती हैं, क्या मुश्किलात हैं, और अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसके लिए क्या मुश्किलात हैं। अच्छा चलें पहले जॉब की तरफ आ जाते हैं। तो जॉब का तो यह कि व्हाइट कलर जॉब तो आपको पता है, कितनी देर से मैं कह रहा हूँ कि व्हाइट कलर जॉब जो है ना वो तो नहीं मिलती हैं। आप कहें मुझे कोई ऑफिस में कोई अकाउंट्स की कोई टेबल कुर्सी वाली कोई ऐसी जॉब मिल जाएगी, ऐसी जॉब्स तो नहीं मिलती यहाँ पर।
उसमें तो एक सिर्फ लैंग्वेज बैरियर नहीं है, उसमें ये भी बैरियर है कि आप फॉरेनर हैं, वो लोकल हैं, वो ज्यादातर अपने लोकल्स को ही देते हैं। हाँ, दूसरी बाहर लेबर जॉब्स हैं, रेस्टोरेंट्स में जॉब्स हैं, शॉप्स पे जॉब्स हैं, वो मिल जाती हैं, लेकिन उसमें अगर आपको लैंग्वेज बड़ी अच्छी आती हो, और लैंग्वेज अच्छी आना कोई ऐसे नहीं है कि आप पाकिस्तान से हाँ भी 3 महीने की 6 महीने की क्लासेस ले आएंगे तो लैंग्वेज अच्छी हो जाएगी, या यहाँ आके 3 या 6 महीने में आप लैंग्वेज अच्छी कर लेंगे, नहीं, टाइम लगता है। लैंग्वेज अच्छी तभी आएगी जब आप यहाँ आके कोशिश भी करेंगे, जुबान सीखेंगे भी, बाहर भी निकलेंगे, लोगों से बात करेंगे, फिर कम से कम 2-3 साल बाद आपको जो एक रीजनेबल लैंग्वेज है वो आएगी, अच्छी बेहतर हो जाएगी आपकी लैंग्वेज। आया था कि वाइट कॉलर जो जॉब है वो तो मुश्किल है, तो इसके अलावा जो रेस्टोरेंट पे, शॉप पे या इस तरह से कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज की क्या पोजीशन है? हाँ, वो इस तरह की जॉब्स मिल जाती हैं, और लेकिन यह कि उनके लिए भी सबसे बड़ा वही लैंग्वेज बैरियर है। अगर तो आपको ज़ुबान आती है, और ज़ुबान थोड़ी अच्छी आनी चाहिए, ये नहीं कि हाली मरहबा और यानी कि थोड़ा बहुत हेलो हाय, ये नहीं, क्योंकि जब आप पाकिस्तान से आते हैं कुछ लोग कोशिश करते हैं कहते हैं कि जी हम 3-4 महीने 6 महीने पाकिस्तान से लैंग्वेज सीख के आएंगे, तो वो इतना ज़्यादा वो उस तरह समझ नहीं आती ज़ुबान की, जो यहाँ लोगों के अंदर रह के बोल चाल के बात समझ आती है। तो इसलिए जो है वो लैंग्वेज आपको यहाँ आके खुद सीखें, लोगों से मिलें जुलें, कोई 2-3 साल गुजरेंगे आपको, फिर आपको इस लेवल की ज़ुबान आएगी। वो भी 100% तो नहीं आएगी, लेकिन चलो इतनी आ जाएगी आपको, किसी को आप बोलें कि मुझे काम चाहिए तो आपको काम दे दे। तो इस तरह का आपको छोटा मोटा काम लेबर वर्क की मिल जाएगा, लेकिन उसमें इतनी सैलरीज नहीं है कि आप बोलेंगे आपका 10-12 हज़ार का महीने का जो घर का खर्चा वो निकल आए। हाँ ठीक है, आपको 4-5 हज़ार तक महीना मिल सकता है, लेकिन यहाँ जो आजकल महंगाई है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। इनकी भी सैलरीज पहले कम थी, तो अभी पता चला है कि पहले 4-4.5 हज़ार देते थे, अब शायद 6-7 हज़ार देते हैं जो तुर्किश लोग हैं। हाँ, वो जो तुर्किश लोग हैं उनको जो उनकी मिनिमम गवर्नमेंट की वेज है वो उसकी बात हो, लेकिन ऑब्वियस सी बात है जब वो फॉरनर रखते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि भाई थोड़ा सा बचत हो जाए। हाँ। तो वो बात वहीं आ जाती है, 4-5 5.5 इसके अंदर अंदर ही देंगे आपको। कोई मुमकिन है कोशिश करेगा 3 हज़ार देगा, कोई 4 देगा, 5 देगा, लेकिन यार हमारा तो ना 3 महीना 4 महीना 5 महीना गुजारा नहीं है, क्योंकि फैमिलीज का तो देख रहे हैं घरों के किराए किस तरह चल रहे हैं। यहाँ तो 2-2 3-3 लोग एक घर से काम करें तो फिर जाके ये कि 10-12 हज़ार रन करें और अब गुजारा हो। किराए जो हैं वो इतने होते जा रहे हैं कि 5-5 6-6 हज़ार, तो 5-6 हज़ार तो यहाँ पे मंथली किराया आम हो गया। फिर यूटिलिटी बिल्स हैं, दूसरे खर्चे हैं, खाना पीना है, तो इसलिए 10-12 हज़ार तो फैमिली का कहीं भी नहीं गया। और बिजनेस की तरफ आ जाते हैं। जब आप बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, मैं पहले भी बताता रहा हूँ, लेकिन यह है कि जिस तरह मैं पहले बोलता था कि भाई कोई बिजनेस आप 1-1.5 लाख लीरा में कर सकते हैं, अब वो पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर उस लिहाज से भी बहुत महंगाई हो गई है। कोई कारोबार शुरू करना है, अब इसी बात है, कोई जगह रेंट पे लेनी है छोटी मोटी, जो जब घरों के किराए 5-5 6-6 हज़ार है, तो अब इसी बात है छोटी सी दुकान का किराया 8-8 10-10 हज़ार होगा। 2-4 किराए देंगे, कुछ उसमें जरूरत का सामान लेके आएंगे, कोई काउंटर, कोई कुर्सियां टेबलें, कुछ इस तरह का कुछ सामान भी रखेंगे, तो आप सोचेंगे लाख तो आपका हाली कोई फर्नीचर लाके लग जाएगा, दुकान का सेटअप करना, पेपर वर्क करना, 2-2.5 लाख लीरा तो हंस के आपके पास होना चाहिए, फिर आपको छोटा मोटा काम शुरू कर सकते हैं। और जब बिजनेस की बात करेंगे तो उसमें भी ये नहीं है कि आपको 100% जो है वो जुबान बिल्कुल नहीं आती तो कोई मसला नहीं, बिजनेस आप कर लेंगे, उसमें भी आपको जुबान आनी चाहिए। चलो 6 महीने थोड़ी बहुत समझ हो लैंग्वेज की, अब इसी बात आपके पास लोकल लोगों के साथ आपकी बातचीत होनी है, किसी ने कस्टमर ने आना है या आपने कुछ उनको ऑनलाइन सेल करना है, तो आपको थोड़ी बहुत उनकी जुबान समझ आनी चाहिए ना। और अब जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो फैमिलीज यहाँ पे आना चाहती हैं तो आपकी एक्सेस क्या है, या किस तरीके से आप उन्हें एकोमोडेट कर सकते हैं, किस सिटी में कर सकते हैं, इस बारे में थोड़ा सा बता दें। हाँ, बहुत से लोग राब्ता करते रहे हैं, और बात यह है कि बहुत सी जगहों पर मैं लोगों को माशाल्लाह मैंने तुर्की में सेटल भी कराया है। अगर मैं खुद नहीं भी गया, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनसे मेरी फेस टू फेस आज तक भी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन यह है कि उन्होंने मेरे से फ़ोन पे कोऑर्डिनेशन किया है, मैंने उनको हर तरह गाइड किया है, कौन सा ऑफिस कहाँ पर है, लोकेशन भेज देना, पेपर वर्क का बता देना, हर काम उनका किया उन्होंने खुद दिया, लेकिन यह है कि मेरे से गाइडलाइन लेके किया। बाकी यह कि चनाकले में जो आते हैं वो तो ऑब्वियस सी बात है मेरे पास होते हैं, कभी मैं बुरसा आ जाता हूँ किसी फैमिली के लिए, या आस पास दूसरे सिटीज़ हैं, अजमेर है, वो चंद सिटीज़ में तो बंदा एक्सेसिबल जा सकता है, जाने के तो बंदा दूर भी जा सकता है, लेकिन समटाइम बंदा ऐसे अपने कामों में बिजी होता है कि बंदा नहीं जा सकता, तो उस सूरत में मैं
जो है हेल्प हर तरह से कोऑर्डिनेशन करता हूँ उनके साथ फोन पे, ताकि उनको कोई किसी से कोई चीज पूछनी ना पड़े या कोई उनको कोई नुकसान ना पहुंचा सके ना। इवन कि बहुत सी जगहों पर तो कोई दोस्त अहबाब होते हैं, वो उनके रेफर कर देता हूँ कि भाई वो फलां बंदा आपकी अकोमोडेशन भी अरेंज कर देगा, आपको रिसीव भी कर लेगा, आपका पेपर वर्क भी कर देगा। तो इस तरह हर जगह कोई ना कोई हेल्पफुल बंदा मिल जाता है, हो जाता है काम मसला। यानी मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे आपका ट्रस्टेबल बंदा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्कैम वगैरह हो जाते हैं, फैमिलीज फिर बाद में बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, लोग उनसे पैसे ले लेते हैं, उनसे काम भी नहीं करवाते। तो इसलिए ट्रस्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जानने वाले बंदे से जो है वो रब्ता करके आएँ। अब अदनान भाई, एक मेरे भी कुछ दोस्त इस तरह से रब्ता करते हैं कि पता नहीं शायद तुर्की जो है वो यूरोप में शामिल है, तो हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे तो बस ऐसे छलांग लगाएंगे तो हम यूरोप पहुँच जाएंगे, अमेरिका पहुँच जाएंगे। तो वो उन लोगों के लिए कितना इजी है, या जो माइंड सेट ये लेकर आते हैं जी कि हम तुर्की इंटर हो जाएंगे तो आगे तो रास्ता खुला पड़ा है, उनके बारे में आप क्या कहते हैं? जी जी, बड़ी अच्छी बात है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हम भी जब आए थे तो हमारे भी माइंड में ऐसे ही था कि भाई तुर्की तो आधा यूरोप में है, तो बस ठीक है, समझे हम यूरोप पहुंच गए। लेकिन तुर्की ना यूरोपियन यूनियन में आता है ना शेंजन में आता है। तो तुर्की से जो आगे मुल्क है, बल्गारिया, ग्रीस, ये जो मुल्क है, यहाँ बॉर्डर बहुत सख्त है। आज से 4-5 साल पहले जाते तो ठीक है, फिर भी बहुत से बॉर्डर पे रिलैक्सेशन थी, फैमिलीज भी बहुत सी आगे गई। हर इलीगल में रेफर तो नहीं करता, आपको रेफर नहीं करता, लेकिन यह है कि फिर भी मतलब वो और टाइम था। लेकिन अब तो हर सख्ती बहुत ज्यादा हो गई है और ये पॉसिबल भी नहीं है कि आप इस तरह यहाँ से इलीगल आगे मूव कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप वीजे की तरफ आ जाते हैं, वीजा लगवाना है, तो एम्बेसी कभी भी ये नहीं देखती कि आपने साथ के मुल्क का वीजा अप्लाई किया तो चलो ठीक है, उधर नाल दी दीवार है तो आपको आसानी से वीजा दे देंगे। ऐसे नहीं होता। एम्बेसी ने अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करनी। आप जहां से वीजा अप्लाई कर रहे हैं, आप वहां का स्टेटस क्या है, आप कर क्या रहे हैं, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, स्टेटमेंट क्या है, हर चीज आपने बतानी है। जैसे आपने पाकिस्तान से वीजा अप्लाई करना है, अपना बिजनेस शो करना है, बैंक स्टेटमेंट शो करनी है, अपनी सोर्स ऑफ इनकम शो करना है, तो वैसे ही आपने यहाँ से भी अगर वीजा अप्लाई करना है। हाँ ठीक है, पाकिस्तान से जब वीजा अप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली बात है कि शायद वहां से लोगों के कम वीजे लगते होंगे, परसेंटेज कम होगी, यहाँ से शायद परसेंटेज थोड़ी ज्यादा होगी, इजी हो जाएगा, वो मैं मानता हूँ। लेकिन आप ये कहें कि बगैर किसी चीज के, बगैर किसी डॉक्यूमेंटेशन, मैं टूरिस्ट एज आके बैठा हुआ हूँ, क्योंकि जो हम टीआरसी जो कार्ड लेते हैं बेसिकली टूरिस्ट ही है, तो मैं उनको बोलूंगा कि मुझे आगे यूरोप का वीजा दे दें या अमेरिका का वीजा दे दें, ठीक है भाई आप आगे चले जाएं। ऐसा नहीं है, ऐसा वीजा बिल्कुल भी नहीं लगता, इतना इजी नहीं है। इसको बिल्कुल भी माइंड में ना लेके आए कि भाई बस यूरोप जाना बहुत ईजी है यहाँ से। यहाँ पर भी आप एक किस्म के फिर बाउंड हो जाते हैं, फिर को आपको दोबारा से सारा सेटअप अपना शो करना पड़ता है। बहुत अच्छे। और जो ट्रांसफर आजकल केस हो रहे हैं, जैसे मैं भी आया इधर, तो इसमें आप क्या समझते हैं कि कितने % चांसेस हैं कि एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में ये एक्सेप्ट करते हैं या नहीं? क्योंकि जो लोग वहां से आते हैं उनके माइंड में ये होता है कि फर्ज करें हम पाकिस्तान में, तो हम खैबर से कराची तक जहां मर्जी चाहे जाएं और जहां मर्जी चाहे रह सकते हैं। तो इनके क्या रूल्स हैं कि वो मूव हो सकते हैं, नहीं हो सकते? इस बारे में थोड़ा सा बता दें। हाँ, इनका भी ऐसे ही था। से हम कुछ 6 महीने साल पीछे जाएंगे तो इनका भी ऐसे ही था कि ये टीआरसी दे देते थे, तो उसके बाद ये नहीं कहते कि भाई नहीं, अब आपको जिस शहर से टीआरसी मिली है यहाँ पर ही रहें, यहाँ पर ही आपके बच्चे पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये बहुत ज्यादा मूवमेंट, टीआरसी छोटे सिटी में रह रहा है, तो ये बहुत सी चीजें जब होनी शुरू हुई हैं, क्योंकि एक ही जगह पर परसेंटेज जो है फॉरेनर्स की बढ़नी शुरू हो गई, तो उन्होंने अब ये सख्ती कर दी है कि आप ऐसे मूव नहीं कर सकते। पहले तो आप जस्ट मूव करते थे और जाके वहां दूसरे शहर में किसी भी दूसरे प्रोविंस में जाके रेंटल अकोमोडेशन दोबारा लेते थे, अपना एड्रेस महफूज कराते थे और बच्चों के स्कूल का एडमिशन करा लेते थे, कोई मसला नहीं था होता। लेकिन अब इतनी सख्ती हो गई है कि वो कहते हैं नहीं, अब आपने अगर ठीक है दूसरे सिटी में जाना है तो जाएं, आपको दोबारा से टीआरसी लेनी पड़ेगी। बेशक आपके पास पुराना टीआरसी कार्ड है, फीस भी शायद वो नहीं लेंगे, लेकिन यह है कि आपको अप्लाई दोबारा करना पड़ेगा दूसरे सिटी में कि अब हमें इस सिटी का टीआरसी ये चेंज करके इस सिटी का दे दें। वो जो आपने 1 साल का टीआरसी लिया, 6 महीने के बाद आपका प्रोग्राम बन गया भाई करके ये बुर्स आ जाए। अब इनके पास 6 महीने का बाकी कार्ड है चनाकले का, तो ये यहां से अप्लाई करेंगे तो इनको दोबारा 6 महीने का टीआरसी मिल जाएगा, वो चेंज कर देंगे कार्ड, शायद फीस भी ना लगे, ठीक है। लेकिन ये कि उनको अप्लाई प्रॉपर करना पड़ेगा। तो
इस तरह जो है वो टीआरसी तो मिल जाता है, लेकिन यह है कि वो भी डिपेंड करता है उनके ऊपर। यानी कि उन्होंने आपसे कह दिया कि आप दोबारा एप्लीकेशन दें, फिर उनकी मर्जी है, वो देना चाहें दे दें। अगर उनको लगता है कि भाई हाँ ठीक है अभी फॉरेनर्स की और गुंजाइश है तो इनको दे देते हैं। ये डिपेंड करता है आप किस जगह पे मूव करें, किस सिटी में मूव करें। मुमकिन है आप चनाकले से दोबारा इस्तांबुल मूव करते हैं और वो देखते हैं कि यहाँ तो फॉरेनर्स भी बहुत ज्यादा है, वो आपका रिजेक्ट कर देते हैं, आपको नहीं देते। आप किसी और छोटे सिटी में मूव करते हैं, मुमकिन है वो आपको दे देते हैं। तो ये उनके ऊपर हर चीज डिपेंड करती है। लेकिन ये कि उस तरह रिलैक्सेशन अब बंद कर दी है कि आप जिधर मर्जी चाहें, हाँ आप घूम फिर सकते हैं पूरे तुर्की में, ये वो कहते हैं। इवन कि आप वो कहते हैं कि आप किसी भी शहर का टीआरसी लेके आप दूसरे किसी भी शहर में जाके 6 महीने तक रह सकते हैं। लेकिन हाँ वो सिर्फ घूमने फिरने की नीयत से, ये नहीं कि आप बोलें कि अब मैं हमारे बच्चों का एडमिशन भी उधर कराते हैं। अगर आपके साथ बच्चे हैं उनको स्टडी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो फिर आपको रुकना पड़ेगा जहां से टीआरसी लिया वहीं पर, या प्रॉपर चैनल टीआरसी चेंज करवाएं और फिर मूव करें। बहुत शुक्रिया, बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अदनान भाई आपने दी है। और इसके अलावा भी मैं तमाम व्यूवर से कहूँगा कि अगर आप, हमने मैक्सिमम जो बेसिक वो कहते हैं ना कि फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, वो हमने कवर कर लिए हैं। इसके अलावा भी स्पेसिफिक अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अदनान भाई का चैनल है लिविंग इन टर्की, तो आप लोग ज़रूर विज़िट करें, इनके चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और साथ कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो इनका व्हाट्सएप नंबर और सारी डिटेल अदनान भाई बता दें कि जी आपकी मेंशन है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वसीम भाई। आपको कोई भी, वैसे तो बहुत इन्फॉर्मेशन मिली इस वीडियो से, मजीद को बात पूछना चाहते हैं तो आप वसीम भाई की वीडियो के नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और कमेंट करके बताइएगा भी ज़रूर कि आपको वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, ठीक है। और मेरा चैनल लिविंग इन टर्की, उसको भी लाजमी सब्सक्राइब करें। और मेरे चैनल पे मेरी सब वीडियोस के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल एड्रेस भी मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है, मुझसे रब्ता करना चाहते हैं उधर भी आप कर सकते हैं। और सब सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल भी सब्सक्राइब करें, और जो लोग नए हैं वो वसीम भाई का चैनल भी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। बहुत शुक्रिया अदनान भाई आपका, आपने इतना टाइम दिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, बहुत शुक्रिया। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।